ये वो कलाकार हैं जो यमराज की भैंस के सर पे बैठ के घर से चलते हैं। इससे आगे की वीडियो ना तो मैं दिखा पाऊंगा और ना ही आप लोग देख पाएंगे, पर फिर भी किसी को लगता है कि रहस्य क्या हुआ इसका देखना है तो मैं टेलीग्राम पर जरूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि कोई भी ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि इस तरीके का रहस्य क्या होगा वो देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या रहस्य हुआ होगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रही है, फिर भी आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जान जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग इनसे अवेयर होते हैं तो ये चीज़ें दूसरों तक जरूर पहुंचाया करो, ताकि हमारे देश में एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो कम आए। और जो कलंक लगा हुआ है हमारे देश में कि हाँ इतने सारे लोगों की जान जाती है इंडिया के अंदर में, क्योंकि वो जो है अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, कम से कम वो थोड़ा सुधरे। तो ये एक एसएलवी फैमिली भी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है। ओके दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन सकते। मैं डेली मॉर्निंग में आता हूँ ही करके हंस देता हूँ आप लोगों के सामने दांत दिखाकर। आप लोग क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी शानदार चल रही है, हमेशा खुश ज़िंदगी है, वैसा मस्त इंसान रहता है। ये ऐसा नहीं है यार। इस धरती पर चाहे एक रिक्शे वाले की बात कर लो, चाहे अंबानी अदानी की बात कर लो, चाहे बिल गेट्स या फिर आप लोग इलोन मस्क की बात कर लो, हर एक इंसान की लाइफ में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। बस फ़र्क क्या है उनमें और एक ऐसे इंसान में जो कि आज के डेट में अपने आप को देखकर सर पीट कर रोता रहता है। वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हैं और उस सॉल्यूशन को निकाल कर हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। कई सारी प्रॉब्लम के साथ में वो भी जूझते हैं, पर लेकिन वो तब तक लगे रहते हैं जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, प्रॉब्लम आई, आधे से ज़्यादा तो उसके साथ में लड़ेंगे ही नहीं, पहले ही हथियार डाल देंगे, 2-4 लड़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़कर हथियार डाल देंगे कि नहीं होने वाला है। जो एंड तक टिका रहता है वही एंड तक टिकने वाला ही बाजीगर कहलाता है, यानी कि वही असली खिलाड़ी भाई साहब, वही जीत कर ले जाएगा मैदान को। अभी आप लोग खुद देखो, प्रीलिम्स आ रहा है पास में, बहुत सारे मेल ऐसे आने लगे हैं, बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पर आने लगे हैं कि सर अब की बार प्रीलिम्स दें कि ना दें। ये डाउट आने लगे हैं, उनको ये लगता है कि अब की बार नहीं देंगे तो अगली बार जो है वो भाई साहब झंडे गाड़ के जाएंगे। ठीक है, अगर रियलिटी में आप लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई की है ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये मत छोड़ना। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना ऑप्शनल तैयार कर रखा है और अगर आप लोगों ने प्रॉपर जो है जनरल स्टडी पढ़ रखी है, तो आप लोगों को बस बैठकर अब प्रीलिम्स पर फोकस देना है। ये एग्ज़ाम आप लोगों की मुट्ठी में होगा और जो इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स को अच्छे से निकाल लेगा, ये समझो एपीएफसी का भी खेल ख़त्म कर दोगे आप। ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आप लोगों के हाथ में हैं, पर लेकिन वही बात है कि बाद में आकर कह देते हैं कि यार नहीं हो पाया, छोड़ दिया। आधे ये कह रहे हैं कि सर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बैलेंस क्या बनाना है यार, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और अकाउंटेंसी को छोड़कर सारा का सारा सिलेबस वो का वही है सारा। अगर देखोगे उठाकर तो बैलेंस क्या बनाना है, अभी बैठकर इसकी पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बैठकर उसको देख लेना, या फिर हल्का हल्का सा अगर बात करो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले जैसे लेक्चर हैं थोड़ा सा उनको निपटा लो पैरेलल में बैठकर। इसमें करना ही क्या है, आप लोग मतलब इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो सोचो थोड़ा सा लाने की यार। कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ जरा किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है और कैसे सुधारना चाहते हो। क्योंकि इस साल के 4 महीने आप लोगों के हाथ से फिसल चुके हैं। अब बचे हुए आने वाले जो 8 महीने हैं उनमें किस तरीके से आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की ज़िंदगी होनी चाहिए, क्या सोचा है? ये नहीं सोचा है तो बैठकर सोच लेना। हर एक दिन आप लोगों को ये मौका देता है कि कम से कम इसके बारे में सोच लो। तो जिसने सोच लिया वो निकल जाएगा, जिसने नहीं सोचा वो फिर से अपनी ज़िंदगी के दिन गनता रहेगा और बोलेगा कि यार उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं होती तो आज ये हो जाता। उसका कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कुछ न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कई बार। अभी फिल्म फेयर अवार्ड हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2023 के, मुंबई के अंदर में इसका सेलिब्रेशन देखने को मिला। बॉलीवुड वालों ने अपने ये फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये सेलिब्रेट किए। इसमें आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए बेस्ट अवार्ड का जो बेसिकली एक तरीके से अवार्ड दिया गया, और राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया वो है बधाई हो। ठीक है, बधाई 2 बेसिकली 2022 की मूवी थी। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल यहाँ पर इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है एक तरीके का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर, आप लोगों को जो साउथ इंडिया से जो मूवी निकल कर आती हैं उनमें से किसी को भी पार्टिसिपेशन नहीं मिला यहाँ पर। नॉर्मली ये बॉलीवुड का खुद का बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीका अवार्ड है, पर लेकिन अगर आप लोग देखो RRR मूवी को, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है,
उसमें बॉलीवुड के भी एक्टर थे कि नहीं थे, आप लोग खुद बताइए। आखिर उसको फिर यहाँ पर क्यों नहीं इनके द्वारा जगह दी गई है। हाँ, बाद में चलकर थोड़ा सा वही है कि ट्रिब्यूट दिया गया है नाटू नाटू सॉन्ग को, वो एक अलग बात है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली यार, एक तरीके से जिस तरीके से आज की डेट में देखा जाए, जो मूवी है एक टैलेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको ये अपने सेलिब्रेशन से बाहर रख रहे हैं। इवन उसके जो एक्टर्स वगैरह हैं उसको भी यहाँ पर नहीं ढंग से इन्वाइट नहीं किया गया। तो ये अपने ही आप में क्या दिखाता है। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग पता है मुझे क्या लगती है, मतलब सारी कॉपी मारेंगे उन्हीं की मूवी। इनकी खुद की दुकान जो चल रही है उनकी मूवी कॉपी मार मार के चल रही है। और उसके बाद भी इनकी हरकतें देखो। आप लोगों की क्या राय है, 2 अच्छे शब्द जरूर लिखेगा, अभद्र शब्दों का व्यवहार मतलब इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। बताइएगा जरूर। दोस्तों आओ आप लोग को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक ऐसे एरिया में लेकर चलता हूँ जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। आखिर यहाँ पर मैं क्यों लेकर आया हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मैं इसलिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप लोग बोलोगे सर चल क्या रहा है, दिमाग में ठीक तो है, दीपावली कहाँ से आ गई। दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, कोई बात नहीं यार, क्यों करेंगे अभी बता देते हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दीपावली को यहाँ पर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है पेंसिल्वेनिया के द्वारा। तो ये जो स्टेट है यहाँ पर पेंसिल्वेनिया, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें बहुत सारे हमारे देश के नागरिक लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2 लाख के करीब। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको दीपावली को सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। रियलिटी है यार, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हिंदू फेस्टिवल जो दीपावली है उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है, लगता है कि नहीं लगता है। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के द्वारा नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया दिवाली को, या फिर कंट्री के कौन से स्टेट के द्वारा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन इनोग्रेट किए गए 91 FM ट्रांसमीटर। आज की डेट में भी अगर आप लोग देखोगे, जो FM है वो दूर दराज वाले एरिया में लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो जितने लार्ज स्केल पर वहाँ तक FM रेडियो पहुँच पाते हैं, उतने लार्ज स्केल पर शायद ही कोई ऐसा सिस्टम है जो पहुँच पाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो ये सर्विस है, ये आज की डेट में बहुत ही लार्ज स्केल पर लोगों तक पहुँच रही है, और इससे 2 करोड़ लोगों तक और पहुँचेगी, यानी कि और अच्छे लेवल पर हम लोग कनेक्टिविटी इसकी कर पाएंगे। और अभी यहाँ पर जो बात चल रही है वो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 100वां संस्करण जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मन की बात का, उसका भी पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा भी है SLV फैमिली मेंबर जिसने सारे के सारे संस्करण सुने हो, बताइए ज़रा कि भाई साहब एक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई बताइएगा ज़रूर। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, वर्ल्ड का फर्स्ट चेक इन रोबोट, ये एमिरेट्स के अंदर यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में यहाँ पर ये अभी इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सारा, ठीक है, सारा रारा, उससे याद रख लेना, ठीक है। या फिर ये मत बोलना सर सारा अली खान, कोई अच्छे से एक्टर का नाम लो ताकि सुनने में अच्छा लगे। मतलब कहने का ये है कि कुछ और याद रख लेना, अगर फिर भी याद रखना है तो देख लेना। तो बात की जा रही है यहाँ पर इसके बारे में, सारा का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला ऐसा अपने ही तरीका एक रोबोट है जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है चेक इन में, ट्रेवल जो एक तरीके से वहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह पर जो ट्रेवलिंग का सिस्टम होता है वहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये बैक ड्रॉप वाले एरिया में बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक सपोर्टिंग हैंड नहीं होता एक तरीके का, वो आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये थी 4 छोटी छोटी न्यूज़, कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग लगी बताएगा। अब बात करेंगे बड़ी बड़ी न्यूज़ के बारे में अच्छे से। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे बीच में नहीं रहे, कौन है आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, डिस्कस करूंगा जब आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों अप्रैल का महीना जो है वो आप लोगों के हाथ से जा चुका है, पर लेकिन जाते जाते एक दिन बच गया है जो आप लोगों को डिस्कस कराना है, वो है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 30 अप्रैल बेसिकली पर्पज़ क्या है, ये प्रमोट करता है अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी, जो कि खासकर ऐसे एरिया में जहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है उनको भी ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराया जाता है कि लोगों तक हेल्थ की फैसिलिटी पहुँचे, उसका बेस क्या है। ये अभी एक स्टेट पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस बेस पर बेसिकली यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यूपीएससी में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट देकर। तो याद रखिएगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि किसके बेस पर यहाँ पर इसके द्वारा ये हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, और फिर बोलते हो कहाँ से आगे क्वेश्चन, सब कुछ वहीं से ही आएगा जो पढ़ रखा है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एलियन आगे क्वेश्चन बना के चला गया। बस थोड़ा सा ये रहेगा कि आप लोगों ने उस चीज़ को अगर टाइम दिया होगा तो बढ़िया बात है, और नहीं दिया होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है बोलने वाली। फोकस क्या है 2022 से, यही फोकस है
कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर किस तरीके से हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो अफेक्टेड हुई थी और कितनी सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने झेलनी पड़ी थी। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताना जरूर। जो भी आर्टिकल आगे डिस्कस करूँगा ना, उनको सुनकर मजा आएगा बहुत ज़्यादा। पर आगे बढ़ने से पहले टेस्ट होगा शाम को 5 बजे, तैयार रहना बिल्कुल। जिसने पूरे हफ्ते में अच्छे से प्रैक्टिस की है वो तो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है। और जिसने बेसिकली बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं की है, छोड़ दी है, तो फिर कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो पूरा टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में। और फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, कितने गलत हो गए हैं। ये जब आप लोग खोलोगे ना, उसके नीचे एक छोटा सा एरो मिलेगा ऐसा हर जगह, ठीक है। उस पर क्लिक करना, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अलग क्वेश्चन के अंदर भी एक्सप्लेनेशन होगा, मार्क्स कितने हैं पूरा डेटा आप लोगों के सामने होगा। देखना उसको एक बार जाकर, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं एपीएफसी के लिए, तो उसकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी। ये एग्जैक्ट आप लोगों को 9:30 आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे आप लोगों का ये वाला टेस्ट होगा। तो दोनों को अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला तो आप लोगों को कम से कम करना ही है। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और जैसा बोला था कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पीडीएफ प्रोवाइड कराई जानी है, तो वो भी अपडेट हो रही हैं आराम से, सारी अपडेट हो जाएंगी। देखो आज शाम तक अगर अपडेट हो जाती हैं अच्छी बात है। कोशिश की जा रही है कि आज शाम तक आप लोगों की सारी पीडीएफ जो है अपडेट हो जाए, वरना कुछ बचेगी तो 2-3 दिन के अंदर और सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी अगर एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो studyloverveer.in पर भी जाकर आप लोग सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। दोस्तों, जो केस मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया। आप लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा, कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। बिहार के इंजीनियरों की या फिर देश के इंजीनियरों की बेइज्जती करते हुए पाए जाते थे, खासकर जो सिविल इंजीनियर है उनकी, ठीक है। नाम बताइए क्या है इनका। अभी मुद्दा क्या था, इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि इनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु के बीच में रस्साकसी हो गई। मतलब इनके द्वारा ये बोला गया कि जो बिहार के लोग हैं उनको तमिलनाडु के अंदर में पीटा जा रहा है। उसके ऊपर केस हुआ। पर लेकिन मुद्दा क्या निकल कर आया, मुद्दा ये निकल कर आया जब इनसे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कुछ बोला है, तो इन्होंने बोला मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने पता है क्या बोला है, इनको बोला गया कि बेसिकली, दोनों सेंटेंस सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके द्वारा इन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके द्वारा ये बोला गया है कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु के लोगों ने पीटा है, ठीक है। तो जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला है बिहार के लोगों को तमिलनाडु के लोगों ने पीटा है, मैंने बस ये बोला है कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु के अंदर में पीटा जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ बातें बोली। हालांकि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, तो वो पॉलिटिकल इशू हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। हमारा जो पूरा फोकस रहने वाला है वो एग्जाम के ओरिएंटेशन से रहने वाला है। क्या इसमें कोई एग्जाम को ओरिएंटेशन है? जी हाँ, ये एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो बार बार एग्जाम रहता है, इसमें एग्जाम का कनेक्शन रहता है। उसमें मैं आप लोगों को कई सारी बातें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इनके खिलाफ जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980s का जो है हमारे देश का, उसका इस्तेमाल किया गया। ये क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के इशू के बारे में जब हम लोग बातें करते थे, तो इस कानून का इस्तेमाल कई बार किया जाता था। तो इसको हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी आप लोग बोलते हैं। ये एक तरीका ऐसा कानून है जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब यानी कि अगर लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो उस इंसान को पहले गिरफ्तार कर लो ताकि उस सिचुएशन को रोका जा सके। पता है कि मतलब किसी एरिया में किसी की रैली होने वाली है मंत्री साहब की, तो गुंडों को पहले पुलिस उठाकर ले जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई उड़दंग न मचा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को बनाकर रखा जा सके। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में बेसिकली क्या रहता है कि यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर में ये कोई क्राइम कमिट कर दे, इसकी एक्सपेक्टेशन लगाकर यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं यार हमारे देश में संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हैं जिनको मूल अधिकार आप लोग बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसमें एक अनुच्छेद एक आर्टिकल है 22 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या बातें करता है? ये करता है कि अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड
रिस्ट्रिक्शन ऑन द पर्सनल लिबर्टी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते, जो कि नॉर्मली फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आती है। पर ये कब किया जाएगा? जब स्टेट की यहाँ पर सिक्योरिटी या फिर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात आए, यानी कि जब लगे कि ये इंसान कुछ बदतमीजी काट सकता है, कुछ गलत हरकत कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, पब्लिक में यहाँ पर कुछ गलत भ्रांतियाँ फैला सकता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान में रखते हुए उस इंसान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। कई बार न्यूज़ में आता है, क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि गलत तरीके से सामने वाले को पकड़ लिया है, इसकी कोई गलती थी नहीं एक्चुअल में। सेम केस यहाँ पर कई सारे लोग बोल रहे हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है इसको। बाकी आप लोग अगर बिहार से आते हैं तो आप लोग बताइए कि क्या गलत है या फिर सही है, अगर लोकल एरिया में आप लोग चीज़ों को सुन रहे हैं। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर? जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो दोनों को ही पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो ऐसे इंसान को पहले से ही पकड़ा जा सकता है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये कि 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। डिटेंशन मतलब जेल के अंदर में मैक्सिमम 12 महीने तक। और यहाँ पर ये जो एक्ट है इसकी एक और पावर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाई जाती है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस करती है नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर। तो ये एक्ट यहाँ पर उसकी भी पावर प्रोवाइड कराता है, यानी कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये पर्टिकुलर इस मुद्दे के लिए काम करती है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पर हो जाती है, इसको हाईएस्ट लेवल की बॉडी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी आप लोगों को। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हाईएस्ट लेवल की बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर जी को एडवाइस करती है सिक्योरिटी के मैटर पर, यानी कि देश की सुरक्षा के मैटर पर, कि हमारे देश की सुरक्षा कैसी हो। इसी के साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यानी कि सामरिक नीति कैसी हो, और इसी के साथ में यहाँ पर डिफेंस यानी कि रक्षा के बारे में बात करती है, उस पर सलाह देती है प्राइम मिनिस्टर को। 3 टायर यानी कि 3 लेयर होती है इसमें, अगर बात करें 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में, राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एनर्जी यानी कि सुरक्षा, और सिक्योरिटी यानी कि जो रक्षा वाली बात होती है, तो उनमें काम किया जाता है। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा, ये एनर्जी बोला गया है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। फॉर्म की गई थी 1998 में, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई गई। यहाँ पर फंक्शन जैसे मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस करती है, और भी कई सारी एजेंसी के साथ में इन्वॉल्व रहती है। कोई भी अगर थ्रेट हो सकती है या फिर हो रही है तो किस तरीके से उसको टैकल करना है, उसके ऊपर इनके द्वारा काम किया जाता है। यानी कि सतर्क करने का काम करती है, यानी कहते हैं सतर्क लोंडा ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए सतर्क है, एक तरीके से सतर्कता का काम करते हैं, कुछ भी गलत चीज़ें न हो जाए उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, ठीक है। पर लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कई बार इसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। लांछन मतलब आरोप लगाए जाते हैं। आरोप क्या है कि इसके द्वारा पावर का मिसयूज किया जाता है, यानी कि जो पावर मिली हुई है उसका मिसयूज किया जाता है। कई बार ये बोला जाता है वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, किसी इंसान को पकड़कर 12 महीने तक जेल में डाल दिया, ये सोचकर कि भाई साहब ये कुछ गलत करेगा। वो नहीं कहता, मूवी नहीं है वो अक्षय कुमार की, जिसमें कहता है थप्पड़ मार कर कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मैंने क्या गलती है, तो तेरी गलती का इंतजार करूँ मैं। तो वही बात है कि तुम्हारी गलती का इंतजार करेगी, तुम गलती करोगे इससे पहले उठा के डाल देते हैं। लीगल चैलेंजेस भी इसके अंदर में देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कई बार यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल कर आती है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, और इसकी लिमिटेड इफेक्टिवनेस है। यानी कि कई बार देखा गया कि गलत तरीके से गलत आदमी को एक तरीके से बोला था कि पॉलिटिकल अपोनेंट को सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए बोलते हैं मिसयूज किया गया है। और फिर ये भी लगता है कि यार फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया, वो तो ऐसा कोई इंसान था ही नहीं, उसके ऊपर आरोप लगाकर डाल दिया। इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक तरीके से ना पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, और वो नहीं मूवी कौन सी है उसमें कहते हैं तूने तो दोनों कर ली। और सलमान खान और जो दोनों भाई रहते हैं ना, उसमें गर्व है शायद मूवी का नाम, तो उसमें कहते हैं तूने तो दोनों कर ली, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो वही बातें हैं यार, बेसिकली मुद्दा ये कि देश की सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातें की जाती हैं। और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आप लोगों से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए, दे ही दोगे, हालांकि मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ इसको, ठीक है। बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है वो कितना हो सकता है यहाँ पर, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोग दे ही दोगे सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसको ढंग से आप लोग बेसिकली देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं,
जो ऊपर वाला बताया वो तो वनडे टाइप एग्जाम है, पर यूपीएससी इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है। बोला गया कि हाईएस्ट लेवल बॉडी है जो कि एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर देश की सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी, डिफेंस और इन सब मैटर पर, ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। क्वेश्चन में आप लोगों को ये मिला और लिख सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो चेयर करते हैं। जैसे आप लोगों से कई बार ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके हैं घुमाकर, ठीक है। 1998 में बनाया गया था, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? तो पहला जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर आप लोगों को बताइए 12 महीने होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में कि 12 महीने तक मैक्सिमम यहाँ पर डिटेन किया जाता है सिक्योरिटी का हवाला देके। और आर्टिकल 12 अनुच्छेद का आप लोग जरूर याद रखेगा, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल था, कोई डाउट हो तो यहाँ पर बताएगा, फिर उसको दूर किया जाएगा। एक और छोटी सी बात जो मैं पहले भी हालांकि आप लोगों को बता चुका हूँ, जो क्विज आप लोग का एप्लीकेशन के ऊपर चलता है, वो जो क्विज है उसमें जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो कई सारे बच्चे बोले हैं सर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। जैसे आप लोग वहाँ पर जाते हो ना कि ये अटेम्प्टेड हो गए, ये अटेम्प्टेड नहीं किए गए हैं, ये इतने रोंग हो गए, उसमें यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना रहता है, ऐसे उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करना और 1-2 सेकंड का वेट करना, पूरा एक्सप्लेनेशन खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। उसको देखना, सारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने हैं वहाँ पर, पता नहीं आप लोग उसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ में आज जो है बेसिकली आप लोगों का टेस्ट भी देखने को मिलेगा, जैसा मैंने बोला था कि हर आप लोगों का संडे में टेस्ट हुआ करेगा। मॉर्निंग में तो आप लोगों का जो टेस्ट है वैसे आप लोगों को पता है, जो मैंने बताया भी था आप लोगों को, पर लेकिन शाम को आप लोगों का टेस्ट होगा सेम जिस टाइम पर आप लोगों का नॉर्मली 5 बजे क्विज रहता है, उसी टाइम पर आप लोगों का टेस्ट होगा। यानी कि मॉर्निंग में आप लोगों का एपीएफसी वाला जो कोर्स का है वो वाला टेस्ट होगा जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये सबके लिए है जो शाम को होगा 5 बजे, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो अच्छे से क्वेश्चन को एंजॉय करना है। कोई भी डाउट समस्या हो तो बता देना, चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और फीडबैक जरूर देना जहाँ पे भी हो, उसको अच्छे से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। इसी के साथ में जो एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी, ठीक है। जल्दी और चीज़ें उसमें अपडेट हो रही हैं, अभी उसमें काम चल रहा है अभी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा सारा यही था घुमा फिरा कर कि जब चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से वो चैनल, उसकी वजह से जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट किया गया था। पर लेकिन वही है, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि अलग डायरेक्शन में चीज़ें हो जाती हैं, वरना पूरा मुद्दा उसका यही था कि मैंने कहा कल को चलकर अपने पास में एक स्टेपनी होनी चाहिए कि पता नहीं किस तरीके से कौन क्या हरकतें करे, तो अपना कम से कम ये रहे कि हाँ यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाए, तो वहाँ पे चल रही हैं कि कल को चैनल ना रहे, फिर भी आप लोगों की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहे, ठीक है। तो एक तरीके से वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेपनी आप लोगों के पास में हो चुके हैं, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। स्टडी लवर वीर जाकर सर्च कर लीजिएगा, ओके। दोस्तों जब मैं गांव में रहा करता था, मैं बिल्कुल शेरों की तरह रहा करता था भाई साहब। मस्त खाना, मस्त पीना, मस्त सोना, चादर तान के, सब स्वस्थ हवा, सब चीज़ें अच्छी। पर लेकिन जैसे ही मैं गांव में से शहर में आया, मेरे शरीर से मेरी रूह निकल गई मतलब कहने का ये है कि ना तो पानी पसंद आया, ना खाना पसंद आया, इवन दूध का जो टेस्ट है, जो गांव में अपना भैंस का जो दूध होता है उसका टेस्ट अगर शहर का टेस्ट देखोगे तो बिल्कुल अलग ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खाने की तो पूछो ही मत भाई साहब, ऊपर से सारी सिचुएशन ऐसी, घर पे तो राजाओं वाली ज़िंदगी, मम्मी बहनें सारा बिल्कुल राजाओं वाली फीलिंग दिलाते थे, खाना टाइम पे, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे, प्रेस व्रेस, मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया मैं कपड़ों में प्रेस भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप बोल रहे होंगे सर बीच में क्या कहानियाँ सुनाने लगे। कहानी बिल्कुल रिलेट करूँगा आगे चलकर, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अभी हम लोगों ने एक देश से क्या 2 देशों से बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर चीता मंगवाए। अब सोचो बेचारे वो बचपन से वहाँ पर लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे उनको हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया तो यहाँ पर कंडीशन ख़राब होने लगी। और रिसेंटली अभी यहाँ पर 2 चीता की डेथ हो चुकी है, पहले एक की हुई थी, रिसेंटली अभी एक की हो गई है। तो कंडीशन बिल्कुल वही मुझे याद आ गई कि जब मैं गांव से निकलकर शहर में आया था तो दिख रहा था कहाँ फंस गया यार, भाग जाओ। गांव वाले को बिल्कुल ऐसे लगता है ना बच्चे को एक तरीके से कि वहाँ तो बिल्कुल मस्त तरीके से ज़िंदगी चल रही है, शांति में अपना हर नुक्कड़ गली चौराहे को जानते हैं, यहाँ किस दुनिया में आगे। हालांकि आगे चलते चलते चीज़ें हैबिचुअल हो जाती है, पर उस हैबिट को बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कई सारे दोस्त हम लोग आए थे निकल कर, आधे तो भाग गए थे, 1-2 बचे थे,
फिर आगे चलकर जो पढ़ाई की और सेटल हो गए, जो बाकी भाग गए थे वो अलग ही डायरेक्शन में पहुंच गए। यानी कि इस तरह का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग चीता लेकर आए यहाँ पर तो लग रहा था कि सारी चीज़ें आराम से चलती रहेंगी, मजे में सब चीज़ें चलेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। तो जीएस पेपर 3 में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसमें आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो 12 चीता थे यहाँ पर, ठीक है। तो वन ऑफ द 12 चीता जो कि अफ्रीका से लेकर आए गए थे हमारे देश के अंदर में फरवरी के माह में, तो उनमें से एक की डेथ हो गई है कहाँ पर, कुनू नेशनल पार्क। और ये तो एक है, अभी एक की कुछ दिनों पहले हुई थी, तो यानी कि अभी रिसेंटली 2 की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ आ रही है और आगे पता नहीं अभी क्या कंडीशन चल रही होगी यहाँ पर। तो खासकर ये तो बिल्कुल आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि एक तरीके से माहौल सूट न करना, कई बार आप लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक तो साउथ अफ्रीका से लेकर आए, दूसरा देश कौन सा था वो आप लोगों को बताना है। एन से बनता है उसका नाम, ठीक है, बता दूंगा आगे, एक बार आप लोग ट्राई कर लो। अभी कंडीशन क्या है, जो चीता है यहाँ पर उनके लिए एक ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और जब बताऊंगा ना ये प्रोजेक्ट का, ये आज का नहीं है, ये बाबा आदम के ज़माने से चल रही थी ये मुहिम, पर हाँ अब जाकर ये पूरा हुआ है। यानी कि पहले भी हम लोगों ने कोशिश की है इनको लाने की, जी हाँ पहले भी इनको लाने की कई बार कोशिश की गई है, पर लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। अलग अलग देशों से कोशिश की गई है। अगर आप लोग बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज ही कोशिश चल रही है। ईरान से लाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर चीता डिप्लोमेसी, यहाँ पर 1970s में, देखो 1970s की बात चल रही है, तो आज की बात नहीं चल रही है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर चीता को लाने की बात की गई है। अभी जाकर हम लोग 2 देशों से फिर यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट चलाया। अभी 2 देशों से हम लोग लेकर यहाँ पर चीता है, हमारे देश में चीता अभी, तो इसकी वजह से अभी यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी थी कि हाँ इस तरीके से हम लोग चीता को लेकर आ रहे हैं, पूरा बैंड बाजा बारात के साथ में हम लोगों ने शानदार तरीके से यहाँ पर ये काम किया था। और कुनू नेशनल पार्क में यहाँ पर अभी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिली थी, पर लेकिन कंडीशन जैसी अभी आप लोगों ने देखी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो ये डेथ जो हो रही है इसकी वजह से यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि जो ट्रांसलोकेशन का जो प्रोजेक्ट चलाया गया था क्या वो सही है, इस तरीके से कंजर्वेशन के लिए जो मॉडल यहाँ पर था क्या वो हम लोग सही फॉलो कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से जो भी जितने भी हम लोग चीता को लेकर आए उनकी सबकी जान जाने वाली है। क्या मौसम का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर कोई बीमारी लग गई है, क्या कंडीशन है। तो ये सारी अब सोचने वाली बातें हैं। अगर 2 की डेथ होगी तो आगे और की भी डेथ यहाँ पर हो सकती है, तो इसलिए अब यहाँ पर इसके ऊपर एक एनालिसिस करना जरूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं अगर बात करें डिस्कशन की। सबसे पहले तो 2 देश से लाए गए, 8 तो नामीबिया से लेकर हम लोग आए थे, 12 अभी साउथ अफ्रीका से लेकर आए, तो टोटल मिलाकर 20 हो गए थे, पर लेकिन अभी संख्या जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है यहाँ पर 21 की बात की जा रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर में है कुनू नेशनल पार्क। अगर कल को कोई पूछ ले आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ गया इंटरनेशनल लेवल पर भी। अब तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, इस तरीके के नेशनल पार्क में यहाँ पर लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, एशियाटिक लायन भी देखने को मिलता है। तो 2 एक लेवल के प्राणी जब सामने आ जाते हैं तो उनमें टक्कर भी होती है। कई बार अपने आप में भी टक्कर ना हो तो खाने के लिए तो टक्कर होगी ना। तो कई बार ये भी कंडीशन देखने को मिल रही है कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि जिसकी वजह से अभी रिसेंटली ये डेथ हो रही है। कई बार इनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है, जैसे चीता हो गया, लेपर्ड हो गया और जैगवार हो गया। अगर तीनों को आप लोग कंपेयर करोगे तो तीनों में से कौन सा सबसे प्यारा है दिखने में, मतलब पसंद कौन सा है मुझे जैगवार आता है, देखो देखने में लगता भी है, मतलब एक तरीके से ना हट्टा खट्टा इंडियन टाइप का लगता भी है यहाँ पर। ये देखो बेचारा अफ्रीका से लेकर आया गया, तो लग भी रहा है कि बिल्ली टाइप का, बिल्ली के परिवार से आता है, वैसे म्याऊं म्याऊं करता है। इसके ऊपर पूरा मुद्दा ही बन गया था जब अखिलेश साहब के द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि ये तो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, सब सोच रहे थे दाड़ेगा अबे जब मतलब जिस तरीके से बोलेगा ऐसे थोड़ा बोलेगा यहाँ पर, ये तो मतलब एक तरीके से फालतू की बात हो गई थी हालांकि वो। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर कुनू जो बेसिकली एक तरीके से कुनू पालपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसकी लोकेशन भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर इनको रिलोकेट किया गया। इसके बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, जैसे पैरामीटर के बारे में पूछ लिया जाता है, आयुष्यन के बारे में पूछ लिया जाता है, CITS में इनकी बेसिकली क्या क्या एक तरीके से प्रोटेक्शन की बात की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। तो चीता जो है ये अगर बात करें तो ये वनरेबल है, अफ्रीकन चीता, पर एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि ईरान में बचे हुए हैं 40-50 बस, और ये पता नहीं कब निकल जाएंगे। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। स्मॉलर अगर देखने को मिलेगा देन द अफ्रीकन वाले थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, हालांकि ये खाते पीते घर के लग रहे हैं, ठीक है, पर लंबाई में लेंथ आप लोग इनकी देखने को मिलेगी। इनकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब 5,500 से लेके 6,500 से लेके 7,000 के बीच में बात की जाती है कि प्रेजेंट में आप लोगों को अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 10-15 अगर कोई निकाल के ले भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन जहां पर ला के रख रहे हैं इनको, वहां पर अगर ये जिंदा नहीं है तो फिर तो गलत बात है यार, ठीक है। किसी को ले जाकर ऐसी जगह डाल दो कि बेचारा मर जाए तो फिर सिचुएशन खराब है। तो इन्वायरमेंट सुटेबल होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। देखो
कोई भी चीज़ अगर आप लोग डिसाइड करो और वो चीज़ आप लोगों ने अचीव कर ली तो भाई साहब दुनिया वाह वाह करती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप लोग डिसाइड कर लो और वो आप लोगों ने अचीव नहीं करी तो दुनिया जो है गालियाँ बकती है। अगर कोई नया मरता, चीज़ें सही चलती रहती तो बोलेंगे प्रोजेक्ट सही नहीं है, अगर मर गए दिक्कत हो गई तो फिर बोलेंगे प्रोजेक्ट को ढंग से एनालिसिस नहीं किया है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मुझे जो बेसिकली रतन टाटा साहब की एक कोटेशन काफ़ी वायरल होती है कि मैं डिसीजन लेने से पहले जो है एक बार सोचता हूँ और फिर डिसीजन लेने के बाद में मैं सोचता नहीं कि वो गलत है सही है, मैं उसको सही कर देता हूँ। मतलब डिसीजन एक्चुअल में सही और गलत नहीं होता है, आप लोग कितना चीज़ों को इंप्लीमेंट कर कर अचीव कर पा रहे हैं वो सही गलत होता है। वो नहीं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गांव से निकल कर आए, एग्जाम क्लियर हो गया तो भाई साहब सब कसीदे कसेंगे, अरे हाँ भाई साहब पढ़ता था इतना दिल लगा के, अरे ये था बंदा वो था, नहीं हुआ तो हाँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा था, ये था वो था। दोनों ही तरीके से आप लोग को चीज़ें झेलनी है। तो आप लोग सोचो कि आप लोग क्या करना है। और अगर अपने देश के बारे में आप लोग बात करें, हमारे देश में चीते ऐसा नहीं कि हुआ करते थे, ठीक है। पुराने टाइम पर देखोगे तो अंग्रेज भी व्यापार मतलब एक तरीके से यहाँ पर इनका नहीं एक तरीके से शिकार किया करते थे, ठीक है। व्यापार का शिकार किया करते थे तो काफ़ी संख्या हुआ करती थी, पूरे इंडिया के अंदर में चीता हुआ करते थे। अगर आप लोग देखोगे ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर चीता हुआ नहीं करते थे, पर री इंट्रोड्यूस करना उस टाइम की सिचुएशन को देखकर आज की सिचुएशन को देखकर तो डिफरेंस हो गया है, ठीक है। उस टाइम पर अगर अलग इन्वायरमेंट था, आज अलग इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में अलग अलग जगह पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो ये समझ सकते हैं आप लोग आज की डेट में अगर कंडीशन देखी जाए तो हमारे देश में री इंट्रोड्यूस जब किया गया तो यहाँ पर कई सारी बातें की गई, पर लेकिन सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करें तो उसको भी एक एनालिसिस करना जरूरी है। क्या ये ऐसा कुछ था कि यहाँ पर अगर चीता को लेकर आएंगे उनकी डेथ हो सकती है, क्या कोई ऐसा सोच रहा था? तो जी हाँ, ये माना जाता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो 50% सर्वाइवल रेट रहता है कि यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डेथ होनी ही होनी है। यानी कि एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि 20 में से 10 की तो जान जानी ही जानी है। मतलब जब लेकर आते हैं कहीं पर, आप लोग तो पहले सुनो, यहाँ पर कहीं पर कोई इंसान जाकर रहता है, वहाँ पर बोले कि ये मेरा एरिया है, तो वहाँ पर जिनका एरिया ऑलरेडी है तो वो तो लड़ेंगे ना पहले वहाँ पर। अगर अफ्रीका के अंदर में देखो तो कई सारे जो लायन हैं वो चीता को अपना शिकार बना लेते हैं। ये कंडीशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, यानी कि कंडीशन खराब होती है। कई बार तो ये मोर्टेलिटी इतनी बढ़ जाती है कि 90% तक भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक ही एरिया में आप लोगों को कई सारे जब यहाँ पर एक शिकारी देखने को मिलेंगे, जैसे शेर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में लायन मतलब लेपर्ड हो गया यानी कि तेंदुआ, हाइने हो गया जिसको आप लोग लकड़बग्गा बोलते हैं, ठीक है, इसी के साथ में जैकोल यानी कि सियार जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉरी जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ होती है। तो बिगेस्ट किलर यहाँ पर बेसिकली माने जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर 50% की लगाकर चल रहे हैं पहले साल के अंदर में, ठीक है। तो देखते हैं अभी कंडीशन क्या मिलकर दे। अभी 2 तो जैसे यहाँ पर गए, अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि 50% सर्वाइव कर पाते हैं या फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, तो एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेकर भेजा कि सर आपने कई सारे क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो कौन बनेगा करोड़पति में आ गए, ठीक है। तो देखो यार, वो भी क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, तो मतलब यही क्वेश्चन बनेगा जो प्रेजेंट टाइम पर न्यूज़ में चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर बेसिकली इसी पर्टिकुलर मुद्दे से कि कौन से आखिरी राजा थे, मतलब कौन से राजा थे जिन्होंने आखिरी चीता जो हमारे देश के अंदर में थे उनको खत्म किया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, 1947 की बात की जाती है। महाराजा जिनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो यहाँ पर चीता के साथ में जो फोटो यहाँ पर खींची गई, इसके बाद में चीता जो है वो देश के अंदर में देखने को नहीं मिले, ये माना जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे देश के अंदर में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं 1952 में, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो था अभी रिसेंटली पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। चीता जो है जिनको आप लोग चीता बोलते हैं, उनका साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एसिनोनिक्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एसिनोनिक्स जुबेटस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर ऊपर फास्टेस्ट जो एनिमल है उसको चीता को नॉर्मली बोला जाता है। पहले अफ्रीका, ईरान और इन्हें पाए जाते थे, इंडिया में से हम लोगों ने खत्म कर दिए, फिर अफ्रीका और ईरान में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में या ईरान में जो पाया जाता था उसको एशियाटिक चीता हम लोग बोला करते थे, यानी कि जो एशियाटिक यानी कि एशिया के अंदर में नॉर्मली पाया जाता है तो उसको, तो इसको यहाँ पर एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, तो ये इसका नाम है यहाँ पर जो हम लोग अगर जानते हैं, जो खासकर पाया जाता है। और ये डिफरेंट है अफ्रीकन चीता से। डिफरेंट कैसे है, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि इनमें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, तो इनको कंपेयर भी कई बार कर लिया जाता है। तो नाम कम से कम एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। और हम लोग इतना प्रेम करते हैं, अगर बात करें चीता से और जानवरों से, खासकर अगर आप लोग देखोगे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो नहीं एक तरीके से हम लोग जब पूजा करते हैं, आरतियाँ करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे और जानवरों की, कई बार तो हम तो नेचर प्रेमी देश हैं,
अगर बात करें, हम लोगों ने नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था। कहीं ना कहीं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि 1973 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में टाइगर केस, केशवानंद भारती केस का नाम आप लोगों ने सुना है, वो भी 1973 में था यहाँ पर। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, एक पेपर दोगे तब याद आएगा। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है अभी पेपर दे के ऐसा कौन सा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कह रहा है कि सर आपने क्वेश्चन पढ़ाए थे, मेरे कान में आवाज़ गूंज रही थी आपकी वो याद आ रही थी आपने ये जो बातें बोली थी। तो यार देखो, ये ना बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग एग्जाम में रिकॉल कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। तो यहाँ पर बात करें, अगर स्टैब्लिश किया गया दिसंबर, अगर यहाँ पर ये बेसिकली 2005 के अंदर में एक टास्क फोर्स के तौर पर, तो इसको यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को ढंग से लेकर चला जा सके। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 1973 में यहाँ पर WWF के साथ में मिलकर ये इसको स्टार्ट किया गया था कोऑपरेशन में। और हमारे देश का वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बताइए कहाँ पर है, चलिए राज्य का नाम ही बता दो। इसके तहत काम करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के, और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। ठीक है, जो कि यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब कानून पास करके पार्लियामेंट में बनाई गई है। और टाइगर नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये बेसिक कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है ये जानने के लिए आप लोगों में क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे आप लोग पकड़ पाओगे कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अगर डायरेक्ट आप लोग देखोगे, बोला गया ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्नो लेपर्ड कौन सा इंडिया के अंदर नेचुरली पाया जाता है। 1 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 4 ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। अगर ये जो क्वेश्चन है 1950 में पूछा जाता तो आंसर क्या होता, आंसर डी होता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, पर लेकिन अभी जो है हमारे देश में फिर से पाए जा रहे हैं, पर लेकिन नेचुरली नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको बाहर से लेकर आए। तो तब भी आज के टाइम पे ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है, बेसिक चीजें बैकग्राउंड के साथ मैंने आप लोगों को बता ही दी है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स के अंदर में चीता के बारे में बात की जा रही है। आईयूसीएन स्टेटस ऑफ जो अफ्रीकन चीता है वो वनरेबल है, और एशियाटिक चीता का जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता जो है वो है एक तरीके से मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर चीता है, ये बोला गया एशियाटिक के कंपेयर में। आंसर बताना है क्या होगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 एंड बोथ 1 एंड 2 या फिर नन। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा अफ्रीकन चीता जो है मच स्ट्रॉन्गर और फास्टर है देन द जो एशियाटिक जो चीता है वो मस्ट स्ट्रॉन्गर है और फास्टर है, पर लेकिन लेंथ में देखने को मिलेगा तो अपोजिट है। तो स्ट्रॉन्ग और फास्टर के बारे में बात की जा रही है, और लेंथ के बारे में दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोग हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में एशियाटिक चीता को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि हमारे देश के अंदर नहीं है। 1942, 1947, 1952 या 1967 डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताने की जरूरत है चलिए आप लोग बताइए आंसर सही क्या होगा। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछा गया पास्ट में एग्जाम में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था, यूएनईपी, यूनेस्को, FAO या फिर WWF। तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट किया गया था, जो रिसेंटली मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया भी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ये है बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप लोग सही से सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हाउ डिड द चीता बिकेम एक्सटिंक्ट इन इंडिया एंड व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर चीता री इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो री इंट्रोडक्शन जो किया जा रहा है उसका प्लान क्या है, किस किस तरीके से कहाँ से हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया तो ये मत बोलना कहाँ से आ गया, पढ़ाया था भाई साहब एक बेसिक चीज़ें स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो अगर नहीं करोगे तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करके जाना और एग्जाम में फिर फोड़ के आना। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, कोई डाउट हो तो यहीं पर इसको छोड़ के जाना, साथ में लेके नहीं जाना, अपने साथ बस नॉलेज और माइंड में क्लैरिटी लेकर जाना। टॉपिक में जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस न कर लो वो टॉपिक पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस जरूर किया करो उससे रिलेटेड। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को पुराने दिनों की यादें ताज़ा करके देगा अभी एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में ये पाया गया है कि कैश का जो सर्कुलेशन है जो यहाँ पर पब्लिक के अंदर में वो डबल हो चुका है इन लास्ट 6 ईयर, जब से नोट बैन हुए हैं।
तो नोट बैन वाले मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे और जो कैश का सर्कुलेशन है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोग जीएस पेपर 3 के साथ में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टडी ये की गई कि बोला गया कि अभी रिसेंटली लगभग 6 साल 2 महीने हो गए जब एक स्टडी निकल कर आई कि डीमोनेटाइजेशन किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जिसमें हमारे देश के अंदर में 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। आधी रात को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया और लोग जो है वो भौचक्के रह गए कि क्या होगा। लोगों को तो बहुतों को तो ये लगा कि भाई साहब सारा पैसा बर्बाद हो गया, कोई यूज ही नहीं कर पाएगा अब इसको पता नहीं किस ने कहाँ पैसे दाव रखे थे, सारे पैसे निकल कर बाहर आने लगे। बहुत सारे लोग जो है अमीर भी हो गए उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों तक बांटा भी गया। तो बोला जा रहा है कि जो कैश है जो बोला जा रहा था उस टाइम पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये अगर अब हम लोग बात करते हैं फिलहाल के टाइम पर, तो हमारे देश के अंदर में वो सर्कुलेशन जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये बातें बोली गई रिसेंटली अभी, तब से लेके अगर हम लोग काउंट करते हैं जब से नोट जो है वो बैन हुए, ठीक है। हालांकि जो नोट बैन हुए उसमें बहुत सारी स्टोरीज सामने निकल कर आई। कोई बोल रहे थे कि यहाँ पर ब्लैक मनी को कम करना है, पर लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ब्लैक मनी तो ठीक है कम हुई नहीं हुई, पर लेकिन डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो देश के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और ये बातें सही भी हैं, पर लेकिन मुद्दा फिर से ये निकल कर आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस मुद्दे को छोड़कर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब एक पर्टिकुलर बेंच के द्वारा यहाँ पर ये बातें सुनी गई, तो ये एक पर्टिकुलर केस भी आप लोग याद रखिएगा, जिसको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस बेंच के अंदर में टोटल मिलाकर 5 जज थे। 5 जज में से 4 जज ने एक तरफ फैसला दिया और एक जज जो है वो अपोजिट में यहाँ पर गए, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस था कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद किए गए थे, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था इन नोट को बंद करने के लिए, उस प्रोसीजर में कोई भी कमी नहीं थी। यानी कि एक पूरे सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा काम किया गया था, वो उसी सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। और ऑपरेशन क्या था कि क्लीन करना है जो बेसिकली हमारे देश की मनी है, खासकर ब्लैक मनी को यहाँ पर एक तरीके से रोकने की कोशिश की जाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो वो पूरा प्रोसीजर जो चला उसमें कहीं भी कोई भी कमी खामी नहीं थी, ये बातें बोली गई। पर लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट था या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट चेक नहीं किया गया यहाँ पर, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये जजमेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्लीन मनी था यहाँ पर, लॉन्च किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी यहाँ पर कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। और इसी के साथ में इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो सिस्टम में वापस आ गया था। तो लोगों को ये लगा कि ब्लैक मनी फिर है कहाँ। तो कई सारे मजाक भी उड़ाए गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला था कि इतना पैसा आ जाएगा कि लगभग 15 लाख लोग जो लोगों के अकाउंट में पहुंचेगा। वो स्टेटमेंट हालांकि अलग तरीके से थी, पर लेकिन उसको बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को देखा गया उस टाइम पर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, पर लेकिन मुद्दे क्या थे, मुद्दे यहाँ पर ये थे कि जनता जो थी उस टाइम पर बहुत ही बेइंतहा तरीके से परेशान हुई। आप लोगों ने देखा, लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाई, ठीक है। तो किस तरीके से सिचुएशन उस टाइम पर निकल कर आई। तो उस टाइम पर लोगों के हाथ में से कैश जो है वो लगभग खत्म हो गया, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेट यूज करना नहीं जानते थे वो मजबूर हुए इंटरनेट यूज करने के लिए। पेटीएम, भीम पे, ये सारे सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आए और लोगों ने खासकर इसको और बिजनेस कम्युनिटी ने भी हाथों हाथ लिया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह था कि मनी सप्लाई जो उस टाइम पर चल रही थी, जो पैसे के फॉर्म में मनी आ रही थी, लोगों के जो करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसे थे वहां पर एक तरीके से आप लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। वो सारा का सारा पैसा तो सही है, पर लेकिन जो लोगों के घरों में पैसा पड़ा था उसको निकाल कर लाने का पूरा काम यहां पर किया गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम निकलकर देखने को मिला। और जो करेंसी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है और जो रुपीस वगैरह हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। तो गवर्नमेंट इशूइंग ऑथोरिटी है कॉइन्स और सप्लाई करने के लिए कॉइन्स को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिमांड पर यह काम किया जाता है, यानी कि अपनी मनमर्जी से वो ये काम नहीं करती है, ठीक है। तो यानी कि फिर से कौन आ रहा है, यहां पर आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं, वो यहां पर पूरी मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। और इसी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, उसको प्रिंट करना, ये सारा जो सिस्टमेटिक ढंग में जो काम होता है कि करेंसी को प्रिंट करना, उसको सप्लाई करना, वो सारी चीजें जो हैं कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है।
कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किस सिस्टम को लेकर चलना है, तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को यहाँ से निकल कर नजर आता है। अब मुद्दा क्या था, मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे लेवल पर यहाँ पर समझ पाओगे। देखिए बेसिकली है क्या, जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में जो मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। और आज के डेट में सब क्या किसकी ओर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब जो है आज के डेट में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डिजिटल करेंसी की ओर चले। हमारी कंट्री ने भी डिजिटल करेंसी की ओर को पैर रखने की कोशिश की है, पर लेकिन आज भी लोग जो हैं दुकान पर जाकर चीज़ों को टच कर कर छू कर उसको खरीदना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि दुकान पर जाकर उसको ट्राई कर कर इंजॉय कर कर ही पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। अपना पैसा है, आपका पैसा है, आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, आप लोग खर्च कर रहे हो, तो आप लोग उसको फील कर कर उसको इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया। पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, आज की डेट में हम लोग कोशिश करें कि डिजिटल करेंसी की ओर चला जाए, पर लेकिन कुछ लोगों की, जैसे हमारे देश में लोगों की आदत अगर चेंज होगी तो ही सिस्टम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में भी अगर मम्मी पापा को आप लोग बोलो, खासकर वो कैश में पैसा इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे। हम जैसी जनरेशन, जो अभी नई जनरेशन निकल कर आ रही है, वो पूरा डिजिटल फॉर्म में एक बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, जिस फेज में आप लोग खड़े हो ना आज की डेट में, ये एक ट्रांजिशन फेज है। यानी कि यहां से आगे आने वाली जनरेशन जो है वो आप लोगों को पैसा जो इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, वो करेंसी का जो सर्कुलेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, वो कम होता हुआ यहां से आगे आप लोगों को नजर होता हुआ नजर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि आने वाले टाइम में करेंसी का सर्कुलेशन काफी कम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो अभी यहां पर 2022 में जो आंकड़े निकलकर सामने आए, उसमें यह बोला गया कि जो करेंसी का सर्कुलेशन पहले था वो अभी यहां पर आप लोग देखते हैं वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गया था, कि रेशियो ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन इन द जीडीपी। तो ये एक तरीके से चेक किया गया। जब इसको आप लोग चेक करते हैं यहां पर कि करेंसी इन सर्कुलेशन, तो यहां पर 2014 में कितना था, यहां पर 15 में, 16 में और 21 में आप लोगों को देखने को मिला, और 22 में आप लोगों के सामने यहां पर कुछ ऐसा निकल कर आया आंकड़ा। तो इसको यहां पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि कैसे इस सर्कुलेशन को थोड़ा सा कम किया जाए। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, कितनी करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है। तो अगर ब्रॉड बेस पर आप लोग दुनिया को अगर देखोगे कि स्टॉक ऑफ द जो ब्रॉड मनी अराउंड द वर्ल्ड अगर आप लोग देखोगे, तो अलग अलग पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी करेंसी। चाइना जो है वो सबसे लार्ज स्केल पर आप लोगों को नजर आएंगे, लगभग 25 ट्रिलियन, ठीक है। यूएसए के अंदर में 14 ट्रिलियन, ठीक है। इंडिया के अंदर में भी लगभग 2.1 ट्रिलियन के करीब आप लोग यहां पर देखते हैं जो सर्कुलेशन में आज के डेट में करेंसी आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में अगर हम लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें ऐसा नहीं कि सुधरेगी नहीं, आराम आराम से सुधरेगी। आप लोग खुद देख लो, एक टाइम पर लोग जो है किस तरीके से जिंदगी जिया करते थे, आज की डेट में कोविड-19 ने कितनी सारी चीजें यहां पर चेंज करके रख दी है। तो चीजें चेंज हो रही हैं, पर चेंज होने में यहां पर टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोग को देना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मनी सप्लाई जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। पर लेकिन जब मनी सप्लाई को हम लोग काउंट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, तो उसको कैसे काउंट करते हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि टोटल मनी होती कहाँ कहाँ पर है, अगर आप लोग देखोगे, यानी कि जैसे आप लोगों के पास में पैसा रखा हुआ है घरों में, ठीक है, आप लोगों के पर्स में पैसा रखा हुआ है, आप लोग जो है कहीं पर एक तरीके से ना डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से अगर बात करें तो कहीं से वो वाला पैसा गया हुआ है, सेविंग जो अकाउंट है उनमें पैसा रखा हुआ है सेविंग बैंक में, ठीक है। इसी के साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को M1 बोला गया है, दूसरे को M2, तीसरे को M3 और चौथे को बोला गया है M4। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, अगर लिक्विडिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके अंदर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों को M1 के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे ज्यादा जनता के हाथ में पैसा कहां पर है, वो M1 के अंदर में है। क्यों? क्योंकि M1 का मतलब ये होता है कि जो करेंसी है, करेंसी यानी कि जनता के हाथ में जो करेंसी है, तो यहां पर ये वाली करेंसी होगी, और DD यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट हो गया। तो ये सबसे बड़ा जो जनता के हाथ में करेंसी हो गया वो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मार्केट में लोगों के हाथ में कितना पैसा है जिसका इस्तेमाल करके वो कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो वो जनता के हाथ में लिक्विडिटी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि M1 जो है उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, M2 में उससे कम, M3 में उससे कम और M4 में उससे कम। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। पर लेकिन ये M2, M1, M3, M4 है क्या?
M1 है यहां पर करेंसी जनता के हाथ में प्लस हो गया डिमांड डिपॉजिट। M2 में क्या करेंगे, M1 का जो भी सारा माल है उसको यहां पर ऐड कर लेंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है। M3 में क्या करेंगे, उसमें M1 का सारा माल ऐड कर लेंगे प्लस नेट डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक है देश के अंदर में उनका पैसा ऐड कर ले। यहां पर कमर्शियल बैंक के अंदर में पैसा रखा हुआ है, वो जनता के हाथ में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो इस वाले पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। M3 क्या है, M4 सॉरी, M3 को प्लस टोटल जो भी डिपॉजिट है यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा देते हैं यहां पर। तो M1 और M2 जो है वो नैरो मनी वाली जाती है। नैरो मनी मतलब एक तरीके जनता के हाथ में पैसा है उसमें से काफी लार्ज स्केल पर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर, वो जो है पर्टिकुलर जनता अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकती है। और M3 और M4 जो है उसको ब्रॉड मनी की कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है। यानी कि M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है जिसको इजीली ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो है वो इधर उधर आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा, पर लेकिन पैसे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। M3 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है जब मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। M3 यानी कि नेट डिमांड जो यहां पर है, नेट जो टाइम डिपॉजिट टू द कमर्शियल बैंक, तो वहां से आप लोग देखते हैं बैंकों से फटाफट सप्लाई होती है, ठीक है। ये यहां पर ऑल्सो नोन द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। लिक्विडिटी का क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि लिक्विडिटी किस में ज्यादा होती है। अभी यहां पर पूछ लेंगे कि एग्रीगेट मॉनेटरी जो रिसोर्सेज हैं वो किसको बोला जाता है, M3 को बोला जाता है। M3 में क्या होता है, M1 प्लस नेट जो टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है। तो टेक्निकल है पर लेकिन आप लोगों को ये बता दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिससे आप लोग को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। डीमोनेटाइजेशन के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट आप लोगों से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज्यादा तामझाम नहीं है। स्टेटमेंट 4 है पर लेकिन क्वेश्चन आसान है। कि बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इनके लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचता है, कौन कौन सी चीजों से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है, ये आप लोगों को यहां से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है बैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कुछ खरीद रहा है आप लोगों से, आप लोगों के हाथ में कुछ टोकन है, कोई टोकन टाइप ऑफ चीज आप लोगों से खरीद रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, जिसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आरबीआई ने वो आप लोगों से खरीद लिए। तो इसके बदले आप लोग क्या दिया, आप लोगों को रोकड़ा मिला ना, पैसा। वो जो पैसा आप लोगों को मिला है अब वो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक आप लोगों से खरीदता है तो आप लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ती है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहली करेक्ट हो गई तो ना तो डी है और ना ही बी है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ द करेंसी, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब सीधा सीधा ना तो फोर्थ पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, देखो आधा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, और ना ही दूसरा पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, पर फिर भी पढ़ देता हूं। डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, ये क्या करेगा, आपकी पैसा है आप लोगों ने बैंक में ले जाकर रख दिया। अब तो लिक्विडिटी कम हो गई ना, आप लोग कुछ खरीद ही नहीं सकते, बैंक में रख दिया आप लोगों ने तो ले जाकर, आपके हाथ में पैसा थोड़ी ना है। अगर खरीदना भी होगा तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तब जाकर चीजें खरीदेंगे। डायरेक्ट ऐसे थोड़ा ना कि पैसा दिया सामने वाले को सामान खरीद लिया, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर पब्लिक को बेची जा रही है तो इसका उल्टा हो गया ये, यानी कि पब्लिक के हाथ में सिक्योरिटी यानी कि टोकन जाएगा, कुछ कागज जाएगा, और सेंट्रल बैंक के हाथ में पैसे आएंगे, तो इसका अपोजिट हो गया, तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। पर लेकिन ये क्या है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो जो उधारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो कहीं ना कहीं जनता तक पैसा पहुंचेगा, या तो किसी स्कीम के थ्रू या फिर किसी डायरेक्ट जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने पास ही रखने वाली है, या कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है जाकर। तो तीसरा भी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन, हालांकि तीसरा वाला ऑप्शन थोड़ा सा टाइट था, पर लेकिन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो जनता के हाथ में जाने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से। तो इसलिए आंसर यहां पर आप लोग सी बोल सकते हैं, जो कि सही आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था M1, M2, M3, M4, उसी के ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। यहां पर अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत दोगे। बोला गया कि इफ यू विड्रॉ, यानी कि अगर आप लोग निकालते हैं 1 लाख रुपए फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, तो इमीडिएटली जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर में वो कैसी होगी, यानी कि मनी सप्लाई कैसी होगी अगर आप लोग डिमांड डिपॉजिट जो है वो यहां पर एक तरीके से ये यहां पर आप लोग निकालते हो। ठीक है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन द कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर में क्या होगी। देखने से तो ये लग रहा है कि पैसा निकाल कर लेकर आए कि इमीडिएटली यहां पर जो है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बोला गया कि रिड्यूस हो जाएगी, बोला गया कि बढ़ जाएगी, बोला गया कि टू इंक्रीज इट मोर देन 1 लाख, बोला गया कि टू लीव इट अनचेंज्ड। इसका क्या मतलब हो गया कि ये अनचेंज्ड बोल दिया गया इसके द्वारा। रीजन क्या है? रीजन यहां पर आप लोगों को बिल्कुल उसी पॉलिसी जो है M1 के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा। करेंसी जनता के हाथ में और डिमांड जो यहां पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो एक नहीं बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट जो है वो किस में आती है, वो मनी सप्लाई में आती है और मोस्ट लिक्विड फॉर्म मनी सप्लाई यहां पर इसको बोला गया है। यानी कि M1 के अंदर ही प्रोसीजर हो रहा है यहां पर, तो M1 के अंदर प्रोसीजर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अनचेंज्ड है, क्योंकि M1 के अंदर ही हो रहा है ना जब मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और M1 तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ही है, तो उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं रह गई यहां पर। यही चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी कि करेंसी डिमांड डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट जो भी रहते हैं इसको डिमांड डिपॉजिट ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसी कैटेगरी में आप लोगों यहां पर आ जाता है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो मनी सप्लाई किस तरीके से होगी, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। डिमांड जो डिपॉजिट कंपोनेंट है वो विल फॉल एक तरीके से सी कंपोनेंट की कैटेगरी में, यानी कि करेंसी की कैटेगरी में ही आता है वो, और वो करेंसी ऑलरेडी इंसानों के हाथ में है तो वो तो चेंज करने वाला कुछ ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से आगे भी पूछे जा सकते हैं M2, M3 या फिर आगे चलकर इनसे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है M1 इक्वल टू CU प्लस DD, M2 ये, M3 बेसिकली ये सारी चीजें वीडियो को पॉज कर पढ़ लो। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर। तो A, B, C या फिर D सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर C। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है M3 वाली, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, और यहां पर क्या बोला गया M3 इजकल टू M2 बोल दिया गया यहां पर, जबकि M2 नहीं है यहां पर, क्या है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा M1। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, 4 लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर लेकिन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। करेंसी इन सर्कुलेशन रेफर टू द कैश और द करेंसी विद इन ए कंट्री दैट इज फिजिकली यूज्ड टू कंडक्ट द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर और बिजनेस। यानी कि करेंसी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के हाथ में करेंसी है और कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं उस करेंसी का इस्तेमाल कर। मॉनेटरी ऑथोरिटी जो है वो सेंट्रल बैंक एक तरीके से पे करता है अटेंशन कि फिजिकल सर्कुलेशन जो करेंसी का है वो एक तरीके से मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ क्लास में क्या चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है कि वो एक तरीके डिसाइड करता है कि कितनी करेंसी उसमें है सर्कुलेट हो रही है, कितनी बाहर निकालनी है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, मॉनेटरी ऑथोरिटी। आरबीआई का रोल क्या रहता है, वो राइट टू इशू द करेंसी नोट्स, उसके पास में सोल अधिकार है आरबीआई के पास में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है एक तरीके से इशूइंग है कॉइन ऑथोरिटी को, वो एक तरीके से कॉइन को इशू करती है, पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिमांड पर वो इशू करती है। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ऑल 3 या ओनली 3 या फिर ऑल 4। तो आंसर क्या है? आंसर है डी सही, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाई है कि किस तरीके से करेंसी का सर्कुलेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कॉइन भी आरबीआई के नाम पर ही यहां पर निकलते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि हवा हवा में गवर्नमेंट अपने आप काम कर देती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था M1 और M2 क्या है, वो नैरो मनी है, तो यहां पर नैरो लिखा हुआ है। M2 और M3 M4 क्या है, वो ब्रॉड मनी है, यहां पर ब्रॉड लिखा हुआ है। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन मनी है। M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है अगर बात की जाए। M2 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई की मार्केट के अंदर में, और इसको एग्रीगेट मनी मॉनेटरी रिसोर्स बेसिकली बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है।
ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। क्या है सही आंसर? सही आंसर यहां पर इसका ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पर यहां पर M2 नहीं है, अभी पढ़ाया था यहां पर M3 है। ठीक है, M3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मेजर मनी सप्लाई करने के लिए, और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी इसको बोला जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी है। क्रिटिकली आप लोगों को एक तरीके से क्रिटिकली कमेंट करना है ऑन द जो सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द डीमोनेटाइजेशन, अचीव क्या भी उसके द्वारा किए गए हैं अपने जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो कि उसने डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव क्या उसने अब अचीव कर लिए हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक आंसर लिखना है। नॉर्मली देखा जाए तो पर्पज क्या था कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को रोका जाए, डिजिटल जो है सर्कुलेशन करेंसी का वो बढ़ाया, करप्शन को कम करे, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट के हाथ में जो मनी जाती थी उसको भी कहीं ना कहीं रोका गया, दंगे फसाद कम हो गए, लोगों के हाथ में करेंसी नहीं थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव फायदे भी देखने को मिले, पर लेकिन नेगेटिव भी है। जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान रही, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम किया गया, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस जो है वो इसकी वजह से बर्बाद हुए, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आया, मनी सर्कुलेशन खत्म हो गई। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि मनी सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गरीब जो है और गरीब हो गया इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से। ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, अमीरों पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये बातें आप लोगों के सामने हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों आप लोगों को बता दिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक? मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। M1 M2 M3 वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताया उसके बारे में याद रखिएगा। और कोई भी बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम जब ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 19 यहां पर आता है, हमारे हाथ में करेंसी होनी चाहिए और उस करेंसी का इस्तेमाल हम लोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है। इसीलिए जो हमारी जो बेसिकली कंट्री के अंदर में जब हम लोग बात कर रहे थे कि बिटकॉइन को बैन कर देना चाहिए, तो यहां पर लोग जो है कोर्ट में पहुंच गए और ये बोलने के लिए अगर बिटकॉइन को बैन करोगे तो हम लोग ट्रेड यानी कि व्यापार कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा जो बिटकॉइन से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनका फंडामेंटल राइट है, इसका इस्तेमाल करें करेंसी का। आप लोगों को इसको बैन नहीं करना है, आप लोगों को इसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब इसका गलत इस्तेमाल न हो और सही इस्तेमाल करने वाले को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है मुद्दा। तो कंफ्यूजन नहीं होगा तो चीजों को आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो माइंड में क्लैरिटी आई कि नहीं आई, ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है कंफ्यूजन का। आई क्लैरिटी? तो इस तरीके से लेकर चलना है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई इस टॉपिक में आप लोग, तो खुद देखिए आप लोग यहां पर ये सारे क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन तो आप लोग का ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर ये हो गया, और पांचवा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक अगर तैयार करोगे, कहीं छूटेगा क्या कुछ? एग्जाम में आप लोग किसी चीज से भी एक तरीके से दिक्कत में नहीं आओगे। और आंसर राइटिंग में आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आई होप कि क्लैरिटी आई होगी। कहीं डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछना, मैं हूं यहां पर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए माइंड में टॉपिक को लेकर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कैसा लग रहा है कि जैसे अब की बार गर्मी आ रही है या सर्दी थी, कुछ मौसम में डिफरेंस लग रहा है पहले के और अब के कंपेयर में? अगर आप लोग चीज़ों को देखते हो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो रहा होगा, अगर आप लोग चीज़ों को कंपेयर करके देखोगे, या फिर जो फील करता है एग्जैक्टली जो मौसम को कि हाँ यार किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फील कर लेते हैं। अभी हमारी कंट्री में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों के बारे में एक तरीके से नज़र रखता है, नज़रें गड़ाए रखता है, जिसका नाम है IMD। इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? ये मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर आप लोग बताइए कौन है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इसने ये बताया है कि फिलहाल आने वाले टाइम में मोर हीट वेव देखने को मिलेगी ईस्टर्न इंडिया में मई के टाइम पर। ईस्टर्न इंडिया में जब मैं शब्द यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैप देखकर थोड़ा समझना पड़ेगा। इसने ईस्टर्न इंडिया बोला है न्यूज़ ने, ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो ये हमारे देश का ईस्टर्न वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसके द्वारा बात की गई है बेसिकली, अगर आप लोग देखोगे बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में। और ये खासकर जो मई का महीना होता है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और आप लोगों के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों के प्रीलिम्स जो है वो मई में ही देखने को मिल रहा है।
तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठकर, तो कोशिश करिएगा कि उस रूम में जहाँ पर आप लोग बैठे हैं थोड़ी देर के लिए बिना पंखे के भी 2-4 घंटे बैठकर बिताइएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट जहाँ भी स्कूल वगैरह होते हैं कई बार पंखे नहीं चलते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, तो वो माहौल आप लोग यहाँ पर भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, वरना दिक्कत होती है एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को फिर नजर आएगी, क्योंकि 1 महीना फिलहाल अभी बस रह गया है। तो टेम्परेचर जो है बोला जा रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और यही नहीं, आप लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अगर गुजरात से भी आते हैं तो यहाँ भी आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें नॉर्मल टू द अबोव, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा ही आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के साथ में बात करें नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ रेन भी होगी। देखो ऐसा नहीं कि मतलब टेम्परेचर ही बढ़ेगा, रेन भी अच्छी होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर अच्छा बढ़ता है तो उसी पैटर्न में उमस क्रिएट होती है, तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें पैटर्न में नजर आती हैं। और मौसम के बारे में जब आप लोगों से कोई बात करें तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि कहीं एक चीज़ें के होने से सारी चीज़ें आप लोगों को एक जैसी देखने को मिलेगी, हर चीज़ का इंपैक्ट अलग अलग आप लोगों को नजर आएगा। ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एल नीना। तो एल नीनो की जो कंडीशन है ये हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छी मानी नहीं जाती है, हमारे देश की एक्चुअली अच्छी मानी जाती है ला नीना। तो यहाँ पर जब ला नीना वाली कंडीशन होती है तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जब टेम्परेचर देखने को मिलता है तो इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती नजर आती है। पर लेकिन जब एल नीना होती है तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है साउथ अमेरिका की साइड में, और इसकी वजह से आप लोगों को जो कंडीशन देखने को मिलेगी इस रीजन में काफ़ी लार्ज स्केल पर बारिश नजर आएगी। इसलिए कई बार बोला भी जाता है कि जब जब यहाँ पर ला नीना की कंडीशन आती है तो जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है, और एल नीना की कंडीशन जब आती है तो रेनफॉल जो है वो बेसिकली एक तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल नीना की कंडीशन है तो रेनफॉल घट गई, पर लेकिन जब ला नीना की कंडीशन होगी तो रेनफॉल यानी कि बारिश जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब की बार जो है ये रीजन भी यहाँ पर बताया गया कि वेस्टर्न पार्ट जो है, खासकर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, वहाँ पर बारिश कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन जब मॉनसून है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात की जा रही है कमिंग मॉनसून सीजन एक्सपेक्ट टू हैव द 4% शॉर्ट, यानी कि 4% कम नॉर्मल से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी जो कहानियां हैं ये कौन सुना रहा है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये सारी कहानियां सुना रहा है। तो इसलिए आप लोगों को देखिए क्या होता है, कई बार जब आप लोग चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप उसके साथ साथ में जो बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करते करते चलना पड़ेगा। उससे आप लोग जैसे कुछ आया, जैसे कुछ भी आया, अगर कोई न्यूज़ आ गई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ गई, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में आ गई, तो वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर चीज़ें छोड़ दोगे, आप लोग आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पर फिर उसके चलते आप लोग कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग खो बैठोगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ में लेकर चलो। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में, जो 1875 के करीब बनाया गया था, बाबा आदम के ज़माने का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा मौसम भवन, ठीक है, लोधी रोड पर पड़ता है। जो दिल्ली में रह रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई कोर चीज़ होती है, यानी कि उसका बेस होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हर एक देश में किसी चीज़ को चलाने के लिए कोर सेक्टर होते हैं। अगर उनमें दिक्कत आ जाए तो सब में दिक्कत आती हुई नजर आती है। जैसे कोर सेक्टर के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो SLVpedia वाले चैनल पर जाना, जो यूट्यूब के ऊपर, जो टेलीग्राम के ऊपर है, वहाँ पर जाकर कोर सेक्टर सर्च करना, तो आप लोग खुलकर आएगा। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है यहाँ पर। आप लोग अगर देखोगे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसके तहत में अगर आप लोग बात करेंगे, कोर सेक्टर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। लगभग आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये 40% के करीब इसका इसमें क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। कोर सेक्टर अगर यहाँ पर कम होंगे तो दिक्कत होती है, आप लोगों को नजर आएगी। कोर सेक्टर बढ़ता है तो अच्छा रहता है। कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कोर सेक्टर का आउटपुट जो है वो डिप हो गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पर ये बोला गया है। तो ये तो नहीं पूछें किस महीने में बढ़ा है, किस महीने में घटा है, ये कोई नहीं पूछने वाला है। पर हाँ, कोर सेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोयला, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा बोला गया कि सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और क्रूड ऑयल जो है उनका ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, घट गया है। बाकी कोयला, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस और रिफाइनरी, इनका बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है।
तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि 8 में से 3 जो हैं वो घट गए, बाकी के बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ आप लोगों को ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। ये कौन बता रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ, जो यहाँ पर इसके द्वारा डेटा तैयार किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आती है तो फिर हम लोग अपना ग्रोथ भी काउंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो बताई हैं अभी, कौन कौन सा घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना परसेंट घट गया, कितना बढ़ रहा है, ये तो याद मत रखना। ये इस तरीके से महीने दर महीने चलती रहती है चीज़ें। पर जो बेसिक चीज़ें हैं, कौन कौन से कोर सेक्टर होते हैं और इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ना आप लोगों से बात की, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका बेस ईयर कौन सा फॉलो किया जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर में आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कोर सेक्टर से ऑलरेडी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हवा में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनल लेवल की न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट फॉर इंडिया। बड़ी बात है यहाँ पर। ये पहले तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा क्या रिलीज किया गया है। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट फॉर इंडिया, ये 2019 से लेकर 20 तक का यहाँ पर अभी जब रिकॉर्ड किया गया, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको OOPE बोलते हैं, ये अभी डिक्लाइन हो गया है। अच्छी बात हुई है फिर बुरी बात हुई है, पहले तो ये बताइए जिसके समझ में आ गया। वैसे हेल्थ वाले अगर आप लोगों ने आर्टिकल सुने होंगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है? अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं डॉक्टर के पास में गया, तो मुझे अपनी जेब से कितना खर्चा करना पड़ेगा, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें सरकार कितना रोल प्ले करती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी कम रहता है। मैक्सिमम ऐसा करेगा तो अगर मैक्सिमम देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ पहले हम लोग अपनी जेब से खर्च करते थे 62%, यानी कि सरकार का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ओनली बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग इसको लगाओगे तो 38% के करीब यहाँ पर है। पर लेकिन अब फिलहाल के टाइम पर जो सरकार ने खर्चा बढ़ा दिया है इसके ऊपर, खासकर आयुष्मान भारत ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हेल्थ में काफ़ी सारे इंश्योरेंस जैसी स्कीम भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो लोगों की जेब से खर्चा जो है वो कम हो गया है। तो 47% यहाँ पर अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया है, जो कि पहले 62% हुआ करता था, और ये और कम होता आप लोगों को नजर आएगा। इसका मतलब है कि सरकार ने लोगों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। इंश्योरेंस वगैरह जैसी चीज़ें देश में काफ़ी लार्ज स्केल पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया गया है। कौन है हेल्थ मिनिस्ट्री में आज के डेट में पर्सन जो मिनिस्टर है बताना? वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात 100 एपिसोड। तो आप लोगों को पता है कि मन की बात के 100 एपिसोड हो गए, तो उसके चलते यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उसके चलते वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसको इनोग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। नीति आयोग के द्वारा टाइटल जो है प्रमोट करने की बात की जा रही है। मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज होता है, बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स होता है, और हमारा देश जो है वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोई चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा है। मिलेट्स डे के रूप में यहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है ये ईयर भी। तो बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बोला गया कि उसको लेकर हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम लोग टॉर्च बियरर हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि लोगों को राह दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है 157 नए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जिसमें 1570 करोड़ रुपए जो हैं वो टोटल खर्चा किया जाएगा। ठीक है, ट्राईपार्टाई मेमोरेंडम ऑफ जो सेटलमेंट है यहाँ पर साइन किया गया सेंट्रल आसाम गवर्नमेंट, और इसी के साथ में ये है बेसिकली दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो आसाम के साथ में मिलकर ट्राईपार्टाई का मतलब है 3 पार्टी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम और इसी के साथ में पर्टिकुलर पार्टी, ताकि शांति बनाए रखी जा सके। उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। महुआ किसी ने सुना है? महुआ किसी ने देखा भी है? हाल तो मतलब जो लोकल एरिया की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा। मध्य प्रदेश में अभी बात की जा रही है कि इसको हेल्थ ड्रिंक, चॉकलेट और जो भी यहाँ पर कुकीज़ हैं उनके अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर। ये तो ये अभी रिसेंटली इसका यूज़ करने की बात की जा रही है। मिजोरम जो गवर्नर है मिजोरम के, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर सिविल 20 वर्किंग ग्रुप ऑन द एजुकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे G20 की बातें कर रहे हैं तो 2020 चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर याद रखिए। केरला के द्वारा प्रिपेयर किया गया सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक टू कवर द डिलीटेड NCERT पोर्शन। जो अभी पता चला है ना, ये पोर्शन डिलीट कर दिया, वो पोर्शन डिलीट कर दिया, तो केरला प्रिपेयर कर रहा है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक बनाई जाएगी जो भी डिलीट किया जा रहा है, ताकि वो भी यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सके। एजुकेशन में आप लोगों को पता होगा केरला काफ़ी एडवांस है, तो यहाँ से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है,
इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला कई सारे सिक्योरिटी जवान जो थे हमारे, उनकी अभी जान गई। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर में माओइस्ट एक्टिविटी काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही दुखद घटना होती है अगर बात की जाए। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिला। वैसे बताओ आप में से किस किस ने ये रियलिटी में देखा है या फिर इसका कोई इस्तेमाल भी किया है, तो बताना जरूर। अभी यहाँ पर जब बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अटेंड किया गया 20वां एनिवर्सरी स्वागत इनिशिएटिव का। उन्हें स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो आखिर ये स्वागत है क्या? गुजरात के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको यहाँ पर अटेंड किया गया। तो स्वागत का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रेवेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये स्वागत इनिशिएटिव है यहाँ पर, कहीं ना कहीं स्टेट वाइड जो है यहाँ पर एक तरीके की चीज़ों को सही करने की कोशिश की जाती है, जिसकी जो ग्रेवेंसीज है, चिंता है, टेंशन है, उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर 20th एनिवर्सरी जो है वो इसकी सेलिब्रेट की गई। तो कई बार इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, कोई पर्टिकुलर स्कीम या कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो गुजरात के अंदर में, गांधीनगर के अंदर में बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिला। और चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल साहब। तो उनकी चलती चीज़ें चल रही थी। 20 साल जब मैंने बोला है तो इसका मतलब इसको लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2003 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूज आना कतई नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है उसमें यहाँ पर एक तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ऑटो स्कीम टू द टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक अच्छे नेक्स्ट लेवल की तैयारी। डिमांड फॉर द वर्क अंडर द एमजी नरेगा के तहत रूरल एरिया में डिक्लाइन हो गई है 2023 में। डिक्लाइन नहीं हुई है, बेसिकली जो लोग बाहर से आए थे गांव में कोविड-19 के टाइम पर, वो फिर से अपने काम पर जाना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं छोड़ कर सिटीज़ जा चुके थे, फिर से जो है सिटीज़ में वापस आ चुके हैं। लाइब्रेरीज़ भी अगर आप लोग देखोगे अपने आसपास वाले एरिया में, आज के डेट में फुलम फुल ठसम ठसम नजर आएगी। पैर रखने की भी जगह नहीं है कई जगह, क्योंकि एग्जाम पास में आता है तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया इफ्को नैनो डेप लिक्विड, ठीक है। तो ये एक तरीके से फसल के लिए फर्टिलाइजर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। पावर मिनिस्ट्री के द्वारा वार्न किया गया स्टेट को कि रिस्टोर किया जाए टैक्स, जो भी यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक तरीके से वॉर्न द अगेंस्ट रिस्टोरिंग द टैक्स, जो टैक्स लगाया जा रहा था यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर, तो उसको चलते दिक्कत होगी। और सेस की भी बात की जा रही है। सेस क्या होता है? ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को सुधारने की बात की जा रही है, क्योंकि कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब भी यहाँ पर हम लोग इनके बारे में बातें करते हैं। तो पावर मिनिस्ट्री थोड़ी सी सख्त बन गई है स्टेटों को लेकर, ठीक है। बाकी जो पहली जो न्यूज़ थी पीएलआई ऑटो स्कीम के बारे में जब मैंने बात की थी यहाँ पर, ये अलग अलग एरिया में उसका सपोर्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी किए गए हैं, ताकि अपने ही देश में एडवांस चीज़ों को हम लोग ले सकें और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सकें। पर्सनली न्यूज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। तो यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल हैं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो पर्सनली न्यूज़ में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट कॉम की फुल फॉर्म बताओ। इनके द्वारा अनाउंस किया गया अपॉइंटमेंट करने के लिए अनंत, ये यहाँ पर अनंत महेश्वरी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट होंगे, जो एक तरीके से अनाउंस किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एज ए चेयरपर्सन 2023-4 के लिए, ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि इनका मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नाम लगा है, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC। 175वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर ये सारी जो पर्सनैलिटी है इनकी पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये पेंटर थे काफ़ी पुराने, इनकी 175वीं एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। रवि वर्मा आप लोग नाम याद रखेगा, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी गेम में बात करें, आर्चरी वर्ल्ड में इंडिया ने जो कैंपेन का काफ़ी अच्छा 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर एक तरीके से और 1 ब्रोंज। ये तुर्की यानी कि तुर्की में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तुर्की को तुर्की भी बोलते हैं, ठीक है। इंडियन एथलेटिक जिनका नाम है आरती, इसका इसी के साथ में खुशबू के द्वारा 3rd और 4th पोजीशन यहाँ पर देखने को मिली। जो रेस चल रही थी, खासकर वॉकिंग की जो रेस होती है, अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो ये है बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि आप लोग नाम याद रख सकते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं तो बताइए अभी रिसेंटली वॉशिंगटन सुंदर क्यों न्यूज़ में थे? देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। कुछ रीज़न हुआ है जिसकी वजह से न्यूज़ में थे, आप लोगों को बताना है क्यों न्यूज़ में थे, ठीक है। बाकी 3 चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के एक तो टेस्ट यहाँ पर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन रहने देते हैं।
जो भी आप लोगों ने पूरे वीक में देखा है उसका रिवीजन कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो रामसर साइट हम लोग डिस्कस करते थे, आप लोगों को रिवीजन करनी है जो भी हम लोगों ने वीक में रामसर साइट डिस्कस किया है। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो हुआ करता था वोकेबलरी, तो वोकेबलरी वाला पोर्शन भी आप लोग रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन आप लोगों का नहीं हो पाते, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो, जैसे कि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करो, तो वीक में रिवीजन जरूर किया करो। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी लेक्चर आप लोगों को लगता है। और बैठकर सोचना जरूर कि अप्रैल का महीना आप लोगों का कैसा रहा। ठीक है, मेरा तो महीना आप लोगों ने बना ही दिया था अप्रैल का, इतनी सारी बर्थडे विशेज जो आप लोगों ने दी, मतलब नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है यार। ठीक है, कभी कभी लगता है कि मैं ना इतनी चीज़ें डिजर्व करता नहीं हूँ जितना आप लोग प्यार दे देते हो कई बार। ठीक है, कई बार फीलिंग आती है अंदर से भी है। चलिए, जो भी है इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और ये प्यार जो है वो दोनों तरफ से है, इसी तरीके से चलता रहेगा। अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन आप लोग लेकर आओ और देश को भी आगे लेकर चलो यार, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर में दो। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहना सीखो। आपकी जिंदगी आप लोगों को ही रहना है। ठीक है, कोई और नहीं आने वाला है इसको खुशी देने के लिए। ओके।